जय हिंद छात्रों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में आज मौसम बहुत अच्छा है तो मौसम का मजा ले रहे होंगे, पकौड़ी वकौड़ी बनने में भी चाय वाय पी रहे होंगे। चलिए तो आज थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं। आज से हम लोग मैप के बारे में सीखेंगे क्योंकि मैप के बारे में सभी लोग अनजान रहते हैं और मैप बहुत टफ होता है, इस कारण से भी पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसी के लिए तो हम लोग आए हैं जिसको सरल बनाने के लिए। तो आज की क्लास विश्व का मैप रहेगी, जिसमें हम सभी विश्व के सारे मैपों को पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके और भी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये छोटा सा जो हम ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर लाइव होते तो लाइव में पूरा वीडियो में हम आपको इसको समझा सकते थे, लेकिन आज छोटे छोटे वीडियो करके एक सीरीज बनाएंगे हम लोग, 3-4 वीडियो डाल के सारे में कवर करेंगे। तो पांचों महाद्वीपों तथा सभी देशों के बारे में हम लोग जानेंगे। जो भी महाद्वीप के बारे में पढ़ाऊंगा उसके महाद्वीप के बारे में तथा महाद्वीप के सभी देशों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू जो करते हैं आज एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं। अच्छा, तो एक बात और है कि ये मैं भी बता दूं कि ये किस किस के लिए उपयोगी होगा। ये वीडियो कक्षा 10, कक्षा 9, माफ करिएगा, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तथा क्लास 11 तथा क्लास 12 और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि उत्तर प्रदेश पेट, यूपी टेट और भी बहुत से ऐसे एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, इन सब में भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग करता है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए अब हम लोग मैप की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये सबसे बड़ा, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और लेकिन हम लोग शुरुआत यहाँ नीचे से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे। उससे पहले एशिया के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। एशिया सभ्यता के लिहाज से अगर देखा जाए तो एशिया में बहुत सी सभ्यताओं का जन्म हुआ, जैसे कि मिस्र की सभ्यता हो गई, हांगो नदी की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता कही जाती है। ये रेंज जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता का है। मिस्र की सभ्यता का ये रेंज है और ये रेंज हमारा सिंधु सभ्यता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया जो हमारे प्रायद्वीप है वो तीन प्रायद्वीप भी एशिया में पाए जाते हैं, जैसे कि ये एक अरब प्रायद्वीप हो गया, दक्कन का प्रायद्वीप हो गया और ये इंडोनेशिया का प्रायद्वीप हो गया। ये तीन प्रायद्वीप भी एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अच्छा, अभी अगर एशिया और यूरोप को अलग करता है वो कौन सा महासागर है, तो एशिया और यूरोप को जो अलग करता है वो टर्की के पास पड़ता है एक महासागर जिसका नाम है कैस्पियन महासागर। वो कैस्पियन महासागर ये रहा आपके सामने, ये है कैस्पियन महासागर। ये एशिया और यूरेशिया को अलग करता है। एशिया से यूरोप को यूरल पर्वत तथा कैस्पियन सागर के जो कैशियस पर्वत हैं वो अलग करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्रम में हम देखें तो एशिया में कौन से लैंडलॉक कंट्री हैं। लैंडलॉक मतलब कि लैंडलॉक बोले तो जैसे जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो लैंडलॉक कंट्रियों में अगर हम देखेंगे तो हमारा मंगोलिया जो एकदम से लैंडलॉक कंट्री है, ये दो बड़े देशों के बीच में फंसा हुआ एक देश है जिसे मंगोलिया कहते हैं। मंगोलिया पूरा लैंडलॉक है, इसे अगर समुद्री यात्रा करनी है यहाँ पे तो ये जो भी व्यापार होता है वो चाइना के द्वारा ही होता है इनका, या चीन के। व्लादिवोस्तोक, ये जो एरिया है ये चीन भी क्लेम करता है, लेकिन ये है रशिया का, इसको व्लादिवोस्तोक कहते हैं। तो ये व्लादिवोस्तोक से या चीन के या इधर हांगकांग से जैसे इसका ट्रेवल होता है यहाँ पे। इसी प्रकार अगर हम अपने सेंट्रल एशिया में देखें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा जितना भी एरिया है यहाँ से, ये सब लैंड लॉक एरिया ये भी कहा जाता है। ये सब लैंड लॉक एरिया है। यहाँ पे भी अगर किसी को अगर ट्रेवल करना है बाई समुद्र तो वो ऐसे यहाँ से आके जा सकता है और यहाँ पे समुद्र का एक्सेस नहीं मिलता इन देशों को। ये लैंडलॉक एशिया के लैंडलॉक कंट्री हैं। एशिया के कौन कौन से लैंडलॉक कंट्री हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान और ये छोटा सा देश है यहाँ पे लाओस। लाओस भी जो है वो भी लैंडलॉक है। यहाँ वियतनाम है, ये वियतनाम है इस वजह से, और ये थाईलैंड है और ये चाइना और म्यांमार के बीच में लाओस। इसी प्रकार हम देखते हैं कि
जो हमारे जो ये मुख्य जो सभ्यताएं हुई, भारत में जो सभ्यता हुई वो हिस्ट्री में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा। तो इस कारण एशिया को सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। एशिया सभ्यताओं का पालना है क्योंकि एशिया ने ही सभ्यताओं को जन्म दिया है, सभी सभ्यताओं को जन्म दिया है। तो चलिए अब हम देशों के बारे में पढ़ना से चालू करते हैं। एशिया के बारे में तो हम जान गए। देशों में हम श्रीलंका से स्टार्ट करते हैं। तो श्रीलंका को जानने से पहले अगर हम देखें तो सार्क एक देश है। सार्क देश जिसमें हमारा प्यारा भारत है और श्रीलंका है। ये श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इतने देश, और मालदीव, इधर ये मालदीव का एरिया हो गया। इतने देश सार्क में है। शार्क, SAARC, शार्क। शार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है। इसका फुल फॉर्म शार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1985 ईस्वी में हुई थी। 1985 में इसकी स्थापना करी गई थी और इंदिरा गांधी ने इसको कहा था कि ये पाकिस्तान है, इस कारण ये सक्सेस नहीं होगा, जो कि अभी देखा जा रहा है। ये जो इलाका है उसमें ये देखा जा रहा है कि सार्क बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इसमें कभी इंडिया नहीं पहुंचता है तो कभी पाकिस्तान नहीं पहुंचता है। तो चलिए अभी मालदीव से याद आ गया, ये शार्क मैंने पढ़ाया तो मालदीव की याद आ गई कि सबसे छोटा जो देश है यहाँ का, एशिया का, वो है मालदीव। ये यहाँ पे मालदीव मालदीव सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी माले है। ये पर्यटन के लिए प्रमुख देश है। ये सबसे छोटा राष्ट्र है। यहाँ इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म है। यहाँ का जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म प्रमुख धर्म है। इसके बाद हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका मालदीव के ऊपर स्थित है। ये श्रीलंका है। श्रीलंका को आंसू के आकार का होने के कारण इसे हिंद महासागर का आंसू भी कहा जाता है। ये ब्रिटेन से 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ था। यह जो भारत को छोड़ने के 1 साल बाद 1948 में इसकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और ये किस दिन हुआ था? 4 जनवरी को हुआ था। 4 जन को इसको आजादी मिली थी। इसी प्रकार यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो भारत से ही शुरू हुआ था। नेपाल में भी कुछ एरिया था, जब नेपाल से होते हुए भारत होते हुए, और म्यांमार, थाईलैंड, ये सब जगह बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। इसी कारण बौद्ध धर्म एशिया में सबसे बड़ा धर्म हो गया, क्योंकि चाइना में भी बौद्ध धर्म के बहुत से लोग पाए जाते हैं। श्रीलंका में सबसे ज्यादा किसकी उत्पादक होती है? चाय के उत्पादन सबसे अधिक होता है श्रीलंका में। बहुत बड़ा निर्यातक है चाय का। अच्छा, अब राजधानी के बारे में, श्रीलंका की राजधानी के बात, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये आप नोट डाउन करते रहिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं वो अलग से इसको रीप्ले करके और दोबारा उसको नोट डाउन कर लें। जो श्रीलंका की राजधानी है, सबसे पहले कैंडी राजधानी थी। कैंडी के बाद श्रीलंका की जो राजधानी हुई वो कोलंबो हो गई। कोलंबो के बाद श्रीलंका की जो इस समय प्रेजेंट में जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने वर्धनमपुरम, श्री जयवर्धनमपुरम। एक श्रीलंका का क्रिकेटर भी है जिसका नाम जयवर्धने है, तो इसे याद कर लिए। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनमपुरम। इसी प्रकार में जो 1947 की बात करें, माफ करिए 1976 की बात करें, तो 1976 में यहाँ पे एक संगठन का जन्म हुआ जिसको लिट्टे कहते थे, LTT। LTT जो था वो श्रीलंका को 2 भाग में पहले तो बांटना चाहता था कि आधा तमिलाई श्रीलंका में रहेंगे और आधे में श्रीलंका सिंघाई, जो वहाँ की मेन भाषा है, उसके लोग रहेंगे। लेकिन हुआ ये सिंगली, हुआ ये कि ये अमेरिका की चाल थी कहने को, क्योंकि अमेरिका सभी देशों में अपना अपना कुछ न कुछ प्रभुत्व जमाने के लिए कुछ न कुछ करा ही करता है। इसीलिए अमेरिका को सबसे बेकार देश कहा जाता है कि वो सबके फटे में बहुत टांग अड़ाता है, और इसी कारण वो हर जगह कूटा जाता है। हर दूसरा जहां भी जाता है वो हार के आता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वियतनाम हो।
इसी प्रकार इतना एरिया में कब्जा करने के लिए लिट्टे ने कोशिश करी, लेकिन वो फिर भारत ने मिशन चलाया और मिशन चला के लिट्टे की खत्म कर दिया था। उसी बार लिट्टे के जो प्रमुख था उसने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इसी के बाद हम देखते हैं कि ये जो जापान, यहाँ पे यही जापान एरिया है जो दो भाग में श्रीलंका को बांटता है। वो यही चाहता था, प्रभाकरन था लिट्टे का प्रमुख, वो ये चाहता था कि इसको दो भाग में विभाजित कर दिया जाए और जो जापान है, जो यहाँ पे पेड्रो पॉइंट है, वो दो भाग में उसको बांट दिया जाए। एलिफेंटो दर्रा पड़ता है यहाँ पे, एलिफेंटा दर्रा से ही जो श्रीलंका है वो दो भाग में विभाजित हो जाता है, मुख्य भूमि से उससे अलग करता है उसको। तो इसी प्रकार यहाँ पे एक नदी भी बहती है जिसको महागंगा बोलते हैं, सॉरी माफ करिएगा, महावली गंगा बोलते हैं। ये सबसे लंबी श्रीलंका की नदी है, ये 335 किलोमीटर लंबी है। ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो श्रीलंका के बारे में मोस्टली सभी चीजें कवर कर लिया है हम लोगों ने। अब श्रीलंका से जो थोड़ा बड़ा है, जो हमारा पड़ोसी देश है, वो भी जिससे हमारी स्थलीय सीमा मिलती है, और वो है श्रीलंका के बाद है वो नेपाल। चलिए तो हम नेपाल के बारे में पढ़ते हैं। नेपाल में जानने को कुछ खास नहीं है ना, बस वही है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यह है हिमालय के मध्य में स्थित है नेपाल की जो राजधानी है। नेपाल मुख्यतः जो जड़ी बूटियों के लिए फेमस है। जड़ी बूटी नेपाल में बहुत होती है क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, इस कारण नेपाल में जड़ी बूटियों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। मेन वहाँ का शहर जो है वो जनकपुर है, जहाँ से जयनगर से ट्रेन भी जाती है। और यहाँ पर आबादी जो है वो हिंदुओं की 88% है, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र भी कहते थे। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पे अभी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी आ गई है, राजतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन इस समय मांग चल रही है कि फिर से डेमोक्रेसी लाई जाए, वो माफ करिएगा, राजशाही लाई जाए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है जो छोटा देश है वो है भूटान। भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है। भूटान की सीमाएं भी भारत से मिलती हैं। भूटान भी मुख्यतः पहाड़ी है, उसमें भी कुछ वो नहीं है, लेकिन वहां पे एक जो पर्वत है वो काला पहाड़ पाया जाता है, इसे तड़ित झंझावत कहते हैं, यानी लैंडलॉक। यहाँ पे बहुत सारे थंडरबोल्ट होते हैं, झंझावत जिसे कहते हैं। यहाँ ये जो भूटान एरिया है, यहाँ पे बहुत ही झंझावत एरिया है ये। और इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ का पर्यटन बहुत अच्छा है, यहाँ बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की प्रमुखता है। यहाँ पे सफाई बहुत है, भारतीयों के लिए भी वीजा फ्री है, भारत का पड़ोसी राज्य है। तो अब भूटान के बाद हमारा नेक्स्ट जो देश आता है, जो हमारा पड़ोसी देश भी है, वो है जिससे इस समय टेंशन चल रही है, जहाँ खुद भी इस समय सरकार कोई नहीं है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा को जो है वो करता है, मतलब भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश 1971 से पहले जो था वो पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में जब गृह युद्ध हो गया, तो गृह युद्ध होने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ही नरसंहार होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के याहिया खान ने बहुत ही नरसंहार किया, बांग्लादेशियों को मारा। बांग्लादेशियों को मुहाजिर बोला जाता था कि बांग्लादेशी एक नीच कौम थी। बांग्लादेश के कोई भी नेता को पाकिस्तान में कोई भी पद नहीं दिया जाता था, वहां पे मंत्री मंडल में भी नहीं शामिल किया जाता था। 16 दिसंबर 1947 को 16 दिसंबर 1947 को 16 दिसंबर 1947 को ये आजाद हुआ था, जिसको भारत ने आजाद कराया था। इंदिरा गांधी के समय में चला के जाके वहां पे भारतीय सेनाएं घुस गई थी, और सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा जो मिलिट्री सरेंडर था, 90,000 सैनिकों को, 90,000 से पाकिस्तानी सैनिकों को भारत ने सरेंडर कर दिया था। ये आजाद कब हुआ? 19 दिसंबर 1971 को। 19 दिसंबर 1971 को ये आजाद हुआ था। भारतीय सेनाओं ने इसे आजाद कराया था। पाकिस्तान ने इस देश को मान्यता 1972 में दे दी है, क्योंकि 1971 में इतना कूट दिए गए थे कि 1972 में मान लिया उन्होंने कि ये देश है। इसके बाद भारत की सर्वाधिक सीमा यहीं लगती है, त्रिपुरा
तीनों ओर से त्रिपुरा से घिरा हुआ है। विश्व में 50% जूट पटसन का उत्पादन अकेला बांग्लादेश करता है, किंतु विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हो गया था क्योंकि जूट के कारखाने भारत में आ गए थे। इसी प्रकार यहाँ की जो राजधानी है वो ढाका है। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है, जो यहाँ पे डेल्टा बनाती है वो पद्मा नदी बनाती है। चटगांव 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने चटगांव जो शास्त्री नगर को लूट लिया था। यह बंदरगाह चीन ने विकसित किया था। 1930 में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो यहाँ पे एक जो हमारे बहुत बड़े अच्छे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सूर्यसेन जी, उन्होंने जो है चटगांव में बंदरगाह जो भी चीन ने विकसित किया था उसको लूट लिया था। ठीक है, अगला देश है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बारे में क्या ही बात करें, लेकिन क्योंकि पड़ोसी देश है तो बात तो करना ही पड़ेगा भाई। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में भी जान लेते हैं, अभी जिसमें 9 एयर स्ट्राइक हुई थी भारत के द्वारा। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। यह नहरों का देश बोला जाता है। यहाँ 1956 में स्वयं इस्लामिक देश को 1956 में इसने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित कर दिया था। मतलब आज़ादी से कुछ देर बाद जब भारत स्वतंत्रता गणतंत्र हुआ था, उसी के 4 साल बाद ये इस्लामिक देश हो गया था। बाद 2 मई 2011 को लादेन मारा गया था। तक्षशिला प्रचीनतम विश्वविद्यालय था, इसे राजा तक्ष ने बनवाया था। ये भी पाकिस्तान में पाया जाता है। पेशावर स्कूल में आतंकवादी हमला गैर कानूनी रूप से कार्यरत करता था, जहाँ पे हथियारों का बाजार था। तो अब यही सब बातें हम पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं। खैबर दर्रा जो है यहाँ पे पड़ता है, खैबर दर्रा ये भारत से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का दर्रा है, जहाँ पे व्यापार होता है। और गोलम दर्रा अफगानिस्तान से जाने का रास्ता है। ये 2 दर्राएं जो हैं ये पाकिस्तान में मिलते हैं। लाहौर IC-18 814 विमान को नेपाल ने त्रिभुवन हवाई अड्डे से अपहरण कर लाहौर में उतार दिया था। ये भारत का जहाज था जिसको लाहौर में उतार दिया था। अब यही सब इसकी बड़ाइयां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नानक साहब 15 अप्रैल 1969 को गुरु साहब का जन्म हुआ था यहीं पर। और यहाँ तलबंडी, जिसे तलबंडी कहते हैं, ठीक है, ये मेन एक इम्पोर्टेंट है जो भारत से चला गया, जो भारत के हिस्से में होना चाहिए था ननकाना साहब को, तो वो पाकिस्तान में चला गया। मुल्तान है, मुल्तान में चीनी मिट्टियों के बर्तन बनाए जाते हैं। जोकाबाद है जो विश्व का सबसे गर्म स्थल है, जहाँ 56 डिग्री सेल्सियस होता है। बलोचिस्तान है जिसकी राजधानी कोयटा है। यह ग्वादर, यहाँ पे ये बलोचिस्तान का एरिया है जो आज़ाद होना कह रहा है कि हमको आज़ादी दो। ये एरिया है, यहाँ पे जो बंदरगाह है और गवादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह में चीन ने यहाँ से अपना सीपेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत यहाँ पे एक रास्ता बना रखा है जो ग्वादर बंदरगाह पे खत्म होता है। चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होता है, ग्वादर बंदरगाह पे जाता है। तो पाकिस्तान के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो बता दिया। अब वो उससे ज्यादा कुछ नहीं बताओ। और एक चीज और थी जो बांग्लादेश में हुई थी 1971 में, जो कूट के गए थे वापसी 90,000 सैनिक लेके अपने वहां पर। इसके बाद हम अफगानिस्तान पे आते हैं। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य है। अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी। अफगानिस्तान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अफगानिस्तान जो मुख्यतः यहाँ के जो प्रमुख राज्य हैं वो हेरात है, बामियान है, कंधार है, काबुल है, गजनी, फराह है। यह अफीम का मेन उत्पादक देश है। यहाँ की राजधानी काबुल है। काबुल में भारत ने इनका संसद भवन बनवाया था। जो गजनी था उसमें गजनी पर जो भारत पे आक्रमण किया था, तो वो यहाँ सोमनाथ का मंदिर था, उसको तोड़ने के लिए 16 बार उसने आक्रमण किए थे और 16वीं बार में वो उसको तोड़ पाया था। कंधार अफगान की दूसरी राजधानी है। इसी प्रकार हम म्यांमार की बात करते हैं। ये एरिया है, ये म्यांमार का एरिया है। म्यांमार की जो राजधानी है इसको सबसे पहले युआन कहते थे, यानी रंगून कहते थे। अब इसको जो है मांडले कहते हैं। कोका द्वीप एक पड़ता है यहाँ पे, छोटा सा द्वीप है। ये भारत में था पहले, जिसको अब नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया था। देने का काम यही सब करते हैं। नेहरू जी ने ये भी म्यांमार को दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे इरावती एक नदी बहती है। इरावती नदी 1270 किलोमीटर लंबी इरावती नदी है। जो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ जो है एशिया महाद्वीप का, वो कल हम लोग कवर करेंगे। तब तक कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ग्रो करने में हेल्प करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।